दोस्तों, यूएस वर्ल्ड के साथ हमेशा दोहरा गेम खेलता है। किस तरीके से? रशिया यूक्रेन वॉर की अगर बात करते हैं तो यूएस नहीं चाहता कि वहां सीज फायर साइन हो, लेकिन वेस्ट एशिया में यूएस चाहता है कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। आखिर ये डबल स्वॉर्ड गेम यूएस क्यों खेलता है? इसके पीछे यूएस की स्ट्रेटजी क्या है? आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से यूएस बैकआउट कर रहा है जब भी सीज फायर की बात आती है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो क्या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यूएस खुद ही चाहता है कि रशिया का वॉर हमेशा चलता रहे? और ऑन अपोजिट साइड वेस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो यूएस चाहता है कि यहां पे सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो और वॉर खत्म हो जाए। तो चलिए डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों एस्पेक्ट को। तो दो पार्ट में वीडियो होगी, पहले रशिया यूक्रेन वॉर की कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद हम वेस्ट एशिया के ऊपर आएंगे और फिर वहां यूएस का क्या रोल है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है रशिया यूक्रेन वॉर की। आपको पता है लगभग 3 साल होने वाले हैं इस वॉर को, ठीक है? और आपका एक रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट की बात आती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल पे पहुंच जाता है कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाता। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कोल्ड वॉर एरा की मैं बात करूं तो ये 3 साल सबसे डिफिकल्ट रहे हैं दोनों पावर्स के बीच में। अब सवाल ये है कि पुतिन का प्रपोजल क्या था? देखिए, पुतिन का प्रपोजल ये था कि वॉशिंगटन 2023 में भी, इवन 2024 के अंदर भी प्रपोजल आया कि हम सीज फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना तो यूक्रेन तैयार है और ना ही यूएस तैयार है। टर्म्स कंडीशंस क्या थी? यहां पे प्रपोजल में दिया गया था कि हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको यहीं पे फ्रीज कर देंगे और जो भी यूक्रेन की टेरिटरी कंट्रोल कर ली गई है रशिया के थ्रू, वो रशिया ही कंट्रोल करेगा। और यहां पे साफ ये मना कर दिया जाता है, यूएस कहता है कि इस टाइप का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा और इवन यूक्रेन के बिना तो हम आगे किसी टॉक्स पे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ऑन अदर साइड यूक्रेन के बिना काफी सारी टॉक्स बैक चैनल के थ्रू यूएसए करता हुआ नजर आता है। इस डिस्कशन की आउटकम क्या हुई? आउटकम ये थी, द अटेम्प्ट टू इनिशिएट डिस्कशन वर अनसक्सेसफुल, यूनाइटेड स्टेट एक्सप्रेसिंग अ रिफ्यूजल टू एंगेज इन द टॉक्स दैट डिड नॉट इन्वॉल्व यूक्रेन। और यहां पे यूएस पब्लिकली ये अनाउंस करता है कि यूक्रेन के बिना हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब देखिए बैक चैनल से क्या चलता है। ऑफिशियल डिनाइल है, डिप्लोमेटिक साइलेंस देखने को मिल रहा है, बट स्टिल चाहे यूएस स्टेट की बात करें हम, चाहे आपके व्हाइट हाउस की बात कर लें अगर हम, चाहे हम रशिया की बात कर लें या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की बात कर लें, इन सब का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही होता है कि कोई ऐसी नेगोशिएशन नहीं चल रही है। बट हाँ, यूएस की पोजीशन जो है आपका, वो देखने को मिलती है कि बैक चैनल से एंगेजमेंट जो है वो लगातार स्टार्ट है। मतलब ये सिचुएशन है कि यूएस फ्रंट पे आके कोई बात नहीं करना चाहता, बैक चैनल से आपकी बात अभी भी चल रही है। पर्टिकुलरली विदाउट यूक्रेन इंक्लूजन ऑफ द टॉक्स हम बात नहीं करेंगे, ये डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू यूएस मैसेज देता है। लेकिन उसके बावजूद भी कंसिस्टेंट एक डिस्कशन जो है वो बैक चैनल्स के थ्रू रशिया के साथ चलती चली जाती है। मतलब ये हुआ कि शायद यूएस के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उसकी वजह से बाइडेन किसी न किसी प्रेशर के अंदर है। ऑब्वियसली वो अपनी इन हाउस जनताओं को भी किसी न किसी तरीके से तो इंप्रेस करना ही चाहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रशिया और यूक्रेन के बारे में रशिया और यूएस के बारे में हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए। सबसे पहली चीज कि क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जो भी डिस्कशन हुआ उसमें अमेरिकन से जो भी कांटेक्ट किया गया, आउटकम्स जो है वो जीरो है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रशियन सोर्स से निकल के आती है, जिसमें बताया जाता है कि रशिया नो डाउट सीज फायर एग्रीमेंट साइन करना चाहता है। इंटरमीडियरी जो अमेरिकन एक बिहेव करते हैं यूक्रेन के साथ में, रशिया चाहता है कि एंड जो है वॉर का हो जाए। एक तीसरा सोर्स भी है जो ये कह रहा है कि एवरीथिंग fell apart with Americans. The source said that Americans did not want to pressurize Ukraine. मतलब सीज फायर जो एग्रीमेंट साइन होना है उसमें अमेरिकन किसी भी तरीके से यूक्रेन को प्रेशराइज नहीं करना चाहते। इनडायरेक्टली तो बात यही है कि आप लड़ते रहें और उसके अंदर जो भी बेनिफिट होगा वो यूएस से उठाता रहेगा, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी काफी हद तक तबाह हो चुकी है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप का एग्रीमेंट, कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तो डेफिनेटली ये वॉर तो ऑनगोइंग है। तो मतलब ये होगा कोई ऐसा सॉल्यूशन अभी के टाइम पे तो देखने को नहीं मिल रहा है। और
और यूएस का कहना है कि जब तक यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा हम प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ा सकते, बट स्टिल पुश जरूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखने को मिलेगा कि यूएस की हाई लेवल जो विजिट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलती हैं। अब ये जो वॉर सिचुएशन है इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, रशिया ने 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर $600 बिलियन अपने जीडीपी के अंदर अपने टोटल वेल्थ में एड ऑन किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की, अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी नंबर में बढ़े हैं। लेकिन यूएस और यूरोप की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने काफी कुछ लूज किया है। यूएस को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यूएस ने लगभग $5.9 ट्रिलियन अपनी जीडीपी का लूज किया है। यूरोपियन यूनियन को मिला दे तो $10.9 ट्रिलियन लूज आउट किया है। इसका मतलब यह है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा कुछ लूज आउट कर रहे हैं रशिया के साथ वॉर होने के ऊपर। उनका कारण बहुत सिंपल है, एक तो यूरोप की जो एनर्जी सिक्योरिटी थी रशिया इंश्योर करता था और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे इनको फ्यूल मिलते थे, लेकिन टेम्परेट एरिया होने की वजह से फ्यूल की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल अब नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंसिव प्राइस पे उनको परचेज करना पड़ रहा है। एंड नो डाउट, क्योंकि ये पूरा ग्रुप नाटो ग्रुप है और नाटो ग्रुप में अपने 2% जीडीपी का तो डेफिनेटली वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो डिफेंस एक्सपेंडिचर सारा इनपुट के तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिल रहा है, जहां काफी बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। दूसरी साइड अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करता हूं तो वहां यूएस का प्रपोजल ये है कि इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं, बट डेफिनेटली अब एक सीज फायर एग्रीमेंट यहां पे साइन कर लेना चाहिए। व्हाई यूएस इज पुशिंग फॉर द सीज फायर इन द मिडिल ईस्ट रीजन? उसका सबसे पहला कारण है पैसिव एंगेजमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अमेरिका की जो मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस उस रीजन में देखने को मिल रही है, और आपको यह भी पता है ईरान बैक्ड ग्रुप जो है एंड इवन हमास जो है वो यूएस मिलिट्री के ऊपर भी अटैक करता हुआ नजर आता है और काफी सारे पर्सनल्स की डेथ हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, होम कंट्रीज के अंदर अगर इलेक्शन हो और उस टाइम पे आपकी पॉलिसीज की वजह से किसी सैनिक की डेथ हो जाती है, तो आप एक्चुअली मिडिल ईस्ट के बारे में केयर कर रहे हैं या फिर अपने होम कंट्री के बारे में? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, neglect of the ceasefire options. Despite the clear correlation between the attacks on the US interest and the conflict in Gaza, still कुछ लंबे टाइम तक यूएस ने इस सीज फायर को नेग्लेक्ट किया। अब जब नेग्लेक्ट किया तो डेफिनेटली वहां पे बाइडेन की पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म जो है उनकी होम कंट्री में देखने को मिला। दैट्स व्हाई अब उनका एग्रीमेंट ये है कि अब अर्जेंट नीड है कि हम सीज फायर के ऊपर जाएं। एंड इवन इसी वजह से इजराइल ने जब फर्दर अटैक करने की बात की है हमास के कुछ बचे हुए ठिकानों पे, तो उसके ऊपर यूएस की स्टेटमेंट थी कि ये काफी एक्सट्रीम होगा, इसलिए इजराइल को अब रुक जाना चाहिए। सीज फायर इंपैक्ट से रीजनल स्टेबिलिटी आएगी और रीजनल स्टेबिलिटी का फायदा यूएस को मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, तो इंडिया काफी अमाउंट में ऑयल जो है वो यूएस से भी इंपोर्ट करता था। वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी होने की वजह से इस साल यूएस का इंपोर्ट जीरो देखने को मिला। जीरो, कम भी नहीं हुआ, जीरो देखने को मिला है। मतलब ये हुआ कि यूएस की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंच रहा है एंड हम रशिया से काफी क्लोज आ चुके हैं इस मैटर के ऊपर। दैट्स व्हाई ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूएस मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इजराइल को डायरेक्टली मिल रही है एंड डेफिनेटली यूएस की मिलिट्री सपोर्ट जब मिलती हुई नजर आती है तो उस केस में यूएस की मिलिट्री के ऊपर खतरा भी है। और खासकर ऐसे पीक टाइम में जब इलेक्शन होने वाले हों, उस टाइम पे आपकी किसी पॉलिसी की वजह से मिलिट्री को नुकसान पहुंचे, वो हमारे लिए काफी अफोर्डेबल यूएस पे नहीं होगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्लुएंस ओवर द इजरायली ऑपरेशंस। ये भी पता है यूएस को कि अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इजराइल किसी की मानेगा नहीं। अब यूएस चाहता है कि मैं अपनी एक लिवरेज बना के रखूं। जब मैं वर्ल्ड पावर के ऊपर बात करता हूं तो अगर मैं इजराइल को कहता हूं सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जाए और इजराइल अगर करता है यूएस के कहने पे सीज फायर एग्रीमेंट, तो डेफिनेटली एक लिवरेज इनका नजर आता है। तो एक इफेक्टिव लिवरेज लेने की पॉलिसी जो है यहां पे आपकी देखने को मिल सकती है यूएस की तरफ से। इसके अलावा चैलेंज टू द पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, दैट इज complicating the situation further. Both from the Israel and Hamas have rejected the prospect of negotiation to the two-state solutions. जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगे, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो कहीं कंक्लूड नहीं हो पाएगा। तो इट इज बेटर कि अभी राइट टाइम है, सीज फायर एग्रीमेंट साइन करें और जो भी टू स्टेट सॉल्यूशन है उससे एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। तो एक्चुअली पॉलिटिकल एम्बिशन वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट वाली बात यहां पे जरूर देखने को मिलती है।
क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं डेफिनेटली वो तो वॉर नहीं हारेंगे और इसीलिए उनका इजराइल की तरफ से सपोर्ट काफी ज्यादा है। लेकिन बाइडेन का अपने स्टेट के अंदर देखा जाए तो वहां पे किस टाइप का सपोर्ट है, वहां के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो ये हैं कि वहां की गवर्नमेंट, वहां के लोग, वहां की ऑपोजिशन बाइडेन को क्रिटिसाइज करती हुई नजर आती है। दैट्स व्हाई इट्स अ अर्जेंट मैटर कि वेस्ट एशिया के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट्स साइन कर लेना चाहिए। लेकिन जब रशिया की बात आती है तो डेफिनेटली यूएस चाहता है रशिया जो है वो अपनी वॉर में एंगेजमेंट दिखाता रहे और कभी भी वर्ल्ड लेवल पे ना पहुंच पाए, पावर पे ना पहुंच पाए। बट अनफॉर्चुनेटली डेटा कुछ और ही बता रहे हैं। रशिया जीडीपी में भी लगातार ऐड करता जा रहा है, हाई नेट पावर वर्थ इंडिविजुअल्स भी ऐड होते जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि रशिया की इकोनॉमी तो अभी भी ग्रो कर रही है। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग चैलेंज इन रेस्पेक्ट टू द यूएसए कि आपकी दोनों साइड का सोशियो मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। और यस, नो डाउट वेस्ट एशिया के अंदर तो बेस्ट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी अभी बाइडेन के पास में है। अगर वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट को, अगर हमास कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा पाते हैं तो ये वेस्ट एशिया के काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा और डेफिनेटली एक दबदबा जो है यूएस का देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई सीज फायर वेस्ट एशिया में यूएस प्रेफर करता है, लेकिन रशिया यूक्रेन में प्रेफर नहीं करता है। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे और मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोई और कारण भी है जिसकी वजह से यूएस ये डबल स्वॉर्ड गेम खेलता हुआ नजर आता है? ऑन वन साइड दे वांट कि वॉर चलता रहे, ऑन अनदर साइड दे वांट कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को डेफिनेटली शेयर करें।